इस वैकल्पिक अमेरिका में सेना ने सत्ता हथिया ली है और देश एक सख्त तानाशाही में बदल गया है। एक आदमी जिसे मेजर कहा जाता है अकेला प्रमुख नेता है। धीरे धीरे सरकार एक खतरनाक मुकाबला शुरू करती है जिसे लॉन्ग वॉक कहते हैं, जिसमें जीतने वाले को नाम, दौलत और अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। पूरा इवेंट राष्ट्रीय टीवी पर दिखाया जाता है और कई लोगों के लिए ये गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका होता है। प्रतियोगिता के लिए लोग स्वेच्छा से साइन अप करते हैं और एक लॉटरी होती है। 50 प्रतियोगी चुने जाते हैं। मेन राज्य से एक ही प्रतियोगी है जिसे उसकी माँ जिनी इवेंट में ले जा रही है। कार में माहौल साफ तनावपूर्ण है और जिनी चाहती है कि रे प्रतियोगिता से वापस हो जाए, लेकिन रे उसे याद दिलाता है कि ये फैसला उसका नहीं है। जब वे जगह पर पहुंचते हैं तो जिनी रे को जोर से गले लगाती है और अलविदा कहते हुए रो पड़ती है। इसके बाद रे सामने के गेट से अंदर जाता है और पीटर से मिलता है जो बहुत दोस्ताना है। सच कहूं तो ज्यादातर खिलाड़ी दोस्ताना लगते हैं और जल्दी ही वे सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे, इवेंट शुरू होने का इंतजार करते हुए। कर्ली बार बार इधर उधर घूम रहा था और अपनी नर्वसनेस छिपाने की कोशिश कर रहा था। बाकी लड़कों ने देखा कि वो बहुत छोटा लगता है। वो कहता था कि उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं था। जल्द ही मेजर आता है और हर लड़के को एक धातु की टैग देता है जिस पर उनका नंबर लिखा होता है और कहता है कि अब तुम लोग मर्द हो गए हो। फिर वो एक भाषण देता है जिसमें याद दिलाता है कि ये लंबी यात्रा इसलिए बनाई गई है ताकि काम की कद्र और मेहनत की भावना को फिर से जगाया जा सके, खासकर उस देश में जो आर्थिक रूप से काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। युद्ध के बाद हर साल उत्पादन में अचानक बढ़ोतरी होती है, इसलिए मेजर सच में मानता है कि ये तरीका काम करता है और देश की समस्या बस आलस है। जब वो बात कर रहा होता है, प्रतियोगियों को कंगन दिए जाते हैं जो उनकी रफ्तार नापेंगे। फिर मेजर नियम समझाता है, सभी को तब तक चलना है जब तक सिर्फ एक शख्स बचता है और कोई फिनिश लाइन नहीं है। उन्हें 3 मील प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखनी होगी। अगर वे इससे नीचे गिरते हैं तो उन्हें एक चेतावनी मिलेगी और अगर 10 सेकंड में रफ्तार वापस नहीं आती तो दूसरी चेतावनी मिलेगी। 3 बार चेतावनी देने के बाद उन्हें गोली मार दी जाएगी। फुटपाथ से नीचे उतरना बिना किसी चेतावनी के गोली मारने का कारण होगा। मेजर अपनी बात खत्म करता है, सबको जयकारे लगाने को कहता है और आधिकारिक तौर पर मुकाबला शुरू करने के लिए हवा में गोली चलाता है। लड़के चलने लगते हैं और सैनिक ट्रक उनके पीछे सड़क पर चलते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। इलाका खाली और वीरान है क्योंकि भीड़ केवल आखिरी हिस्से में ही आने की इजाजत है। शुरुआत में सिर्फ वही लोग बाहर आ सकते हैं जो सड़क के पास रहते हैं। लड़कों के गुजरने पर एक पुलिस वाला सलामी देता है। गैरी गुस्से में उसे अंगूठा दिखाता है और जमीन पर थूक देता है। शुरुआत में सब गंभीर और ध्यान से चल रहे होते हैं, लेकिन 5वें मील तक कई लड़के बातें करने लगते हैं। स्टेबॉन थोड़ा धीमा हो जाता है और तुरंत उसे चेतावनी मिलती है तो वह अपनी रफ्तार ठीक कर लेता है। बाकी लड़कों को शक होता है कि क्या ये कोई चालाकी थी अपनी हदें परखने की। गैरी को चलना रोकना पड़ता है जब उसे अपने जूते में कोई पत्थर महसूस होता है और जल्दी ही सैनिक उसे चेतावनी देने लगते हैं। तीसरी चेतावनी के बाद एक सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गैरी जूता समय पर वापस आ गया ताकि चलता रहे। बाकी लड़के उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन गैरी कहता है कि उसने थोड़ा आराम करने के लिए ऐसा किया। 7वें मील तक लड़के इनाम के बारे में बातें कर रहे हैं। आर्थर मानता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ है, लेकिन रे कहता है कि इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। बाकी लड़के शक करते हैं तो रे अपने गुस्से में सिस्टम के बारे में बोलने लगता है। सरकार उन्हें ये यकीन दिलाती है कि वे खुद अपनी मर्जी से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल में सिस्टम ने उन्हें इतना गरीब और मजबूर बना दिया है कि वे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। चुनाव कुछ लड़कों को लगता है कैमरे पर लंबे वॉक के बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन पीटर इससे प्रभावित होता है और मानता है कि उन्हें पैसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। फिर पीटर सिगरेट जलाता है। हैंक उसे चेतावनी देता है कि ये गलत है, लेकिन आर्थर कहता है कि वह भी पीटर से हिस्सा मांगे। उनकी मजाकिया बातों को रिचर्ड के बीच में आने से रोकती है। वह सबके नाम और नंबर लिख रहा है क्योंकि वह लंबे वॉक पर किताब लिखना चाहता है जो उसे मशहूर बना देगा। पीटर सोचता है ये गलत है क्योंकि अगर वह जीतता है वह पहले ही अमीर और मशहूर हो चुका होगा। कुछ देर बाद कर्ली दर्द से चिल्लाता है क्योंकि उसकी टांगों में मरोड़ हुई है। वह धीरे धीरे चलना शुरू करता है और सैनिक उसे चेतावनी देते हैं तो रे कर्ली की मदद करता है चलने में, जबकि वह और पीटर उसे हिम्मत देते रहते हैं। प्रेरित होकर कर्ली खुद चलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द ज्यादा हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। तीसरी चेतावनी के बाद एक सैनिक कर्ली के सिर में गोली मार देता है। इस झटके से रे भी धीमा हो जाता है और उसे भी चेतावनी मिलती है तो पीटर उसे तेजी से चलने के लिए धक्का देता है। कुछ ही पलों बाद वह मेजर सड़क पर आता है और कर्ली के लिए एक भाषण देता है। कहता है कि एक साथी गिर चुका है और उसकी बहादुरी को याद रखा जाना चाहिए। रे एक सिपाही से अपनी पानी की बोतल भरवाने के लिए कहता है और इस दौरान उसके बंदूक को छू लेता है, जैसे लकड़ी पर हथौड़ा मारने की तरह। जब पीटर को पेशाब करनी होती है तो वो सीधे सड़क के बीच में ही पेशाब कर देता है। मील 17 तक पहुंचते पहुंचते वे सड़क के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो एक बोर्ड पकड़े हुए है और रेसरों के लिए चीयर्स कर रही है। बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके पास फैन है
हालांकि लड़की बहुत छोटी है। तभी अचानक एक लड़के को द्वारा पड़ जाता है और रास्ते में गिर जाता है। सैनिक चेतावनी देने लगते हैं। वहीं गैरी उसके ऊपर से कूदता है और उसे मेडिकल प्रॉब्लम छुपाने के लिए चिढ़ाता है। थोड़ी ही देर में सैनिक उस बीमार लड़के को गोली मार देते हैं और गैरी कहता है कि सबको खुशी मनानी चाहिए क्योंकि अब उनकी कंपटीशन कम हो गई है। माइल 25 पर गैरी एक लड़के रैंक का पीछा करना शुरू करता है जो पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब गैरी उसकी माँ की बुरी बात करता है तो रैंक गुस्से में आकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। गैरी उसके सारे वार चकमा दे देता है और रैंक जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। वह उठ नहीं पाता। समय बीतता है और सैनिक उसे गोली मार देते हैं। बाकी लड़के गैरी पर चिल्लाने लगते हैं और उसे उस घटना का दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि वे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। बाद में एक लड़के को चलते चलते अपना पैंट नीचे करना पड़ता है ताकि वह शौच कर सके। चाहे वह जितना भी कोशिश करे चलते रहने की, फिर भी उसकी चाल धीमी हो जाती है और सैनिक उसे भी गोली मार देते हैं। मील 35 पर मेजर फिर से आता है और उन्हें उनकी पहली रात तक पहुंचने पर बधाई देता है, ढेर सारे मोटे ठाठ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने के लिए कि ये एक महान मिशन है। रे धीरे धीरे नींद आने लगती है और उसके माँ के बारे में सपने आते हैं। जब वह धीमा चलने लगता है तो सैनिक उसे चेतावनी देते हैं और पीटर उसे जगाना पड़ता है। लड़के चलते हुए अपने परिवारों के बारे में बात करते हैं और रे फिर से गलती से धीमा हो जाता है तो उसे दूसरी चेतावनी मिलती है। रे तेज चलने लगता है लेकिन कुछ कदम चलने के बाद लड़खड़ा जाता है और उसे तीसरी चेतावनी मिलती है। अब उसे अपनी सारी चेतावनियां मिटाने के लिए 3 घंटे बिना गलती के चलना होगा। पीटर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है लेकिन रे घबराता है और चिल्ला देता है कि पीटर बस दिखावा कर रहा है कि उसे परवाह है। उसी वक्त वह ग्रुप एक तेज ढलान वाली पहाड़ी पर पहुंचता है जिससे चलना और भी मुश्किल हो जाता है। जल्दी ही सब थकने लगते हैं और कई लड़के गिर पड़ते हैं जिन्हें गोली मार दी जाती है। राय पीछे होने वाली सारी मौतों को अनदेखा करने की कोशिश करता है लेकिन गैरी उसके मजाक उड़ाने से बच नहीं पाता। अंत में राय धीमा पड़ जाता है लेकिन पीटर उसे सही वक्त पर पकड़ लेता है। राय उसकी कदर करता है और पहले की अपनी बुरी हरकत के लिए माफी मांगता है। सुबह तक लड़के 69 मील तक पहुंचते हैं। पिछली रात पहाड़ी पर हुई सारी मौतों के बाद अब केवल 18 खिलाड़ी बचे हैं। मील 67 तक हैंक मुश्किल से टिक पा रहा है। पीटर उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन हैंक गुस्से में आकर उसे डांट देता है। इसी बीच रिचर्ड मोड़े हुए टखने के साथ चल रहा होता है और अब वो धीरे धीरे रुकने लगता है। सैनिक उसे चेतावनी देते हैं और रे उसे हिम्मत देता है कि चलना जारी रखे, लेकिन रिचर्ड अब और सहन नहीं कर पाता और गिर पड़ता है। एक सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है जबकि 2 बच्चे पास में देख रहे होते हैं। जैसे ही चलना 100 मीटर तक पहुंचता है, मेजर फिर से सामने आकर उन्हें बधाई देता है। एक लड़का इस मौके का फायदा उठाकर एक इमारत में भागने की कोशिश करता है लेकिन सैनिक तुरंत उसे गोली मार देते हैं। माइल 103 पर लड़के अपनी इच्छा के बारे में बात कर रहे थे कि वे क्या मांगेंगे और पीटर कहता है कि वो एक के बजाय 2 विजेता मांगना चाहता है। राय चाहता है कि पूरा सिस्टम ही बदल दिया जाए लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि इच्छा सीधे सिस्टम को बदल नहीं सकती। वे सब नाराज हो जाते हैं और मेजर और प्रतियोगिता की गालियां देने लगते हैं। शाम को बहुत तेज बारिश होने लगती है। राय मुश्किल से जागा रहता है इसलिए पीटर उसकी मदद कर रहा होता है चलने में। सुबह होते ही वे माइल 44 पर पहुंचते हैं और आर्थर रुककर टॉयलेट जाता है। सैनिक जल्दी से चेतावनी देते हैं, उसे तो बस चलते रहना था बिना रुके। लड़के अपनी थकान भूलने के लिए बातें करते रहते हैं तो राय ने सोचा कि पीटर को अपने पापा के बारे में बताएगा जिन्हें वह अपना हीरो मानता है। उसके पिता उसे गैर कानूनी विषय जैसे फिलॉसफी पढ़ाया करते थे और सरकार उन्हें देशद्रोही समझती थी। मेजर ने खुद उनसे कहा था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें और वफादारी की कसम खाएं, लेकिन राय के पापा ने मना कर दिया और उन्हें तुरंत फांसी दे दी गई। फिर राय अपनी एक राज बताता है। वह उस लंबी यात्रा में शामिल हो चुका है ताकि एक बंदूक मिल सके और मेजर को मार सके। वह लोगों की शिकायत करता है कि रास्ते में जो लोग उन्हें तकलीफ में देखना पसंद करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें याद दिलाता है कि वे भी सिस्टम के शिकार हैं। उन्हें इस सोच में पला गया था कि ये सब बहादुरी है। किलोमीटर 170 तक कोई भी बात करने का मन नहीं करता। एक लड़का जिसके पैर खून से लथपथ हैं अब और सहन नहीं कर पाता और टैंक पर चढ़ने की कोशिश करते हुए सैनिकों से मदद मांगता है। एक सैनिक तुरंत उसे धक्का देता है और टैंक उसके पैरों के ऊपर से गुजर जाता है। वह दर्द में चिल्लाता रहता है और फिर भी उसे चेतावनियां मिलती रहती हैं। अंत में उसे सिर में गोली मार दी जाती है। यह नजारा एक दूसरे लड़के को वो पागल हो जाता है और रास्ते से भागते हुए अपने कपड़े उतार देता है जिससे उसे भी गोली लग जाती है। फिर हैंक को पता चलता है कि उसका एक दांत टूट गया है। शाम को ग्रुप 201 माइल तक पहुंचता है और हैंक मुश्किल से खड़ा होता है। रे उसे हिम्मत देता है लेकिन हैंक खत्म हो चुका होता है। वह मुड़कर ट्रक में बैठे सैनिकों की तरफ बढ़ता है जिससे उसे वहीं गोली लग जाती है। एक टूटे हुए आर्थर अपने दोस्त को पकड़ने दौड़ता है जब वो मर रहा होता है और उसे चेतावनी मिलती है, इसलिए रे
उसे बचाने के लिए दूर खींच लेता है। अगली सुबह वे माइल 209 पर पहुंचते हैं और सिर्फ 6 लड़के बचे होते हैं। वे याद करते हैं कि हैंक की एक पत्नी थी और सहमति जताते हैं कि विजेता पुरस्कार का कुछ हिस्सा उसकी मदद के लिए देगा। उनकी बातचीत में गैरी शामिल नहीं होता, जिससे वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। वह रे के पास जाता है और बताता है कि रैंक की मौत उसे तब से सताती आ रही है, लेकिन उसका कभी इरादा उस बच्चे को मरवाने का नहीं था। गैरी माफी मांगता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वह हैंक की पत्नी को भी पैसे देने का वादा करता है, जिससे सब उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वे चलते रहते हैं। गैरी वो हालत पर गुस्सा निकालता है। साफ दिख रहा होता है कि वो अपनी गलती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दूसरों पर चिल्लाने के बाद वो आगे बढ़ता है और खुद को चम्मच से मारने की कोशिश करता है। सैनिक फिर भी उसे चेतावनी देते हैं और हमेशा की तरह उसके सिर पर गोली चला देते हैं। मील 260 पर लड़के मूड बनाए रखने के लिए गाना गाने लगते हैं। 5वें दिन वे मील 268 तक पहुंचते हैं और रे के घर की तरफ जाने वाली सड़क पकड़ते हैं। कोली सोचता है कि रे भाग्यशाली है क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन रे इसे एक अभिशाप समझता है क्योंकि उसे फिर से उसे छोड़ना पड़ेगा। मील 286 पर वे शहर पार करने लगते हैं और रे का एक बूट टूट जाता है। आर्थर बताता है कि असमान वजन से चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रे दोनों जूते उतार देता है। तब पता चलता है कि उसके पैरों से खून बह रहा है। जब वह पास में जिनी को देखता है तो रे खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले लगाने दौड़ पड़ता है। जिनी पीछे हटती है और उसे सड़क पर रहने को कहती है, जबकि पीटर समय रहते रे को खींचकर सैनिकों की गोलीबारी से बचा लेता है। रे रोते हुए अपनी माँ को आखिरी बार माफी मांगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अपने पिता से बेहतर नहीं है। चलते हुए जारी रखते हुए पीटर ने रे को अपनी खुद की फैमिली के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा युद्ध के दौरान मर गए थे और उसे अपने चाचा के पास भेज दिया गया, जो उसे इतनी पिटाई करता था कि जब पीटर 10 साल का था तो उसकी मौत हो गई। उसके बाद पीटर को चोरी और लड़ाई करके सड़कों पर जिंदा रहना पड़ा। एक दिन एक लड़ाई के दौरान उसके विरोधी ने चाकू से उसका चेहरा काट दिया और पीटर अस्पताल में पहुंच गया। उसने जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराया और उस दिन उसने वादा किया कि चाहे कितनी भी अंधेरी घड़ियां आएं, वो हमेशा रोशनी ढूंढेगा। अगर वो जीता तो वो पैसे का इस्तेमाल मदद करने में करेगा। यतना 306 पर स्टेबिन्स कहता है कि अब उन्हें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। बाकी सब भी मान जाते हैं, भले ही उन्हें बुरा लगे। जब आर्थर की नाक से खून निकलने लगता है तो बाकी लोग दिखावा करते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इससे कई झल्ला जाता है। वो आगे बढ़ता है और एक सैनिक से बंदूक छीनकर उसे मार देता है। लड़के बहुत टूट जाते हैं जब वे देखते हैं कि काई को बदले में गोली मारी जाती है। काई नहीं चाहता कि उसकी मौत भी वे देखें, इसलिए वे खुद को खत्म कर लेता है इससे पहले कि वे उसे पूरा कर पाएं। यतना 334 पर आर्थर का नाक से खून आना और ज्यादा खराब हो जाता है। पीटर और रे डील छोड़ देते हैं और उसे चलने में मदद करते हैं, लेकिन आर्थर जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वह अपने दोस्तों से विनती करता है कि जब वे जीत जाएं तो उसका लॉकेट उसकी दादी को दे देना। आर्थर उनसे ये भी कहता है कि वह पीछे मुड़कर न देखें जब तक वह उनसे दूर न हो जाए। वह ट्रक की तरफ चलता है और सैनिक उसे जल्दी ही मार देते हैं। नाइल 326 पर गिर जाता है। आखिरी 3 खिलाड़ी एक पुल पार करते हैं जबकि मेजर उनसे बात करता रहता है। रे परेशान हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है, लेकिन मेजर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि ये वही किलर इंस्टिंक्ट्स हैं जो एक विजेता के लिए जरूरी होते हैं। स्टेबिन्स मौका पाकर बताता है कि वह मेजर के दर्जनों गैर कानूनी बेटे में से एक है और वह अपने पिता के घर में रहना चाहता है, लेकिन उसे अपने अंगों का फेल होना महसूस हो रहा है और वह चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए। स्टेबिन्स कहता है कि उनके साथ चलना उसके लिए सम्मान की बात थी और वह खुश है कि विजेता पीटर या रे में से कोई होगा। फिर वह चलना बंद कर देता है और सैनिक उसे गोली मार देते हैं, जबकि उसके पिता को कोई परवाह नहीं होती। कुछ ही पल बाद सब शुरू हो जाता है। बारिश होने लगी। रे मानता है कि पहले उसे मौत का डर लगता था, लेकिन इतने सारे लड्डीचकों को मरते देखकर अब उसे डर नहीं रहता क्योंकि ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। मील 331 पर दोनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां एक बड़ी भीड़ उनका स्वागत कर रही होती है। पीटर रुकता है और कहता है कि वो हार मान लेना चाहता है ताकि रे अपनी माँ से मिल सके, लेकिन रे मना करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए मनाता है। फिर पीटर आगे बढ़ जाता है, ये पता नहीं कि रे उसके पीछे रुक गया है। थोड़ी ही देर में सैनिक उसे गोली मार देते हैं और पीटर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो विजेता है सैनिक उसे जोर से खींच ले जाते हैं। रे पीटर से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। उसी वक्त मेजर आता है और आखिरी गोली चलाकर उसे मार देता है। भीड़ खुश होकर ताली बजाती है और आकाश में आतिशबाजी होती है, जबकि पीटर टूट जाता है। मेजर पीटर को बधाई देता है और उसका मनचाहा तोहफा पूछता है। पीटर कहता है कि उसे एक सैनिक की बंदूक चाहिए ताकि वो उसे एक दिन अपने बच्चों को दे सके, अपनी जीत के निशान के तौर पर। सैनिक थोड़ा शक करते हैं, लेकिन
लेकिन मेजर कहता है कि उसकी इच्छा पूरी करो क्योंकि पीटर अच्छा आदमी है। जैसे ही पीटर बंदूक पकड़ता है, पिस्तौल लेकर वो मेजर की तरफ इशारा करता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसकी मशहूरी और दौलत की बात याद दिलाता है। रुआंसा पीटर बस इतना कहता है, ये रे के लिए है, और फिर उसी वक्त मेजर को गोली मार देता है। इसके बाद वो पिस्तौल फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।